हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड एंड इस चैप्टर का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। तो जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी हमको जो रिच होते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाले हैं। तो वो होता है पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो रिच डैड हैं उन्होंने इस सीक्रेट होता है जो कि रिच लोगों का, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस का किस तरफ से यूज़ करके टैक्सेस को सेव करके अपना कैपिटल गेन करते हैं उसको समझाया है इस चैप्टर में। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने स्कूल की कहानी बताते हैं कि स्कूल में उनकी टीचर एक कहानी सुनाया करती थी रॉबिन हुड वाला, जिसमें क्या होता है कि रॉबिन हुड एक पर्सन होता है जो अमीरों से पैसा चुरा कर गरीबों में बांट देता है, गरीबों में दान करता है। और वो लोग, वो मैम, मेरे बहुत सारे टीचर्स, इवन मेरे पुअर डैड इस सब स्टोरी को काफ़ी अच्छा बोलते थे। लेकिन जो मेरे रिच डैड हैं उनको ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो रॉबिन हुड को क्रूक बोलते थे, ना कि हीरो। उनका ये कहना था कि आज भी जो लोग हैं, भले ही रॉबिन हुड चला गया हो, है ना, वो उसका कैरेक्टर दुनिया में नहीं है, बट स्टिल उसकी जो आइडियोलॉजी है, रॉबिन हुड आइडियोलॉजी, उसको आज लोग अच्छा बोलते हैं, इसकी पूजा करते हैं। रॉबिन हुड आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि अमीरों से पैसा, जब उनके पास इतने सारे पैसे हैं तो क्यों ना उस पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों की मदद की जाए, या फिर अमीर जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। यही वो आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से आज जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करता है एंड उनको खुद का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान है। रॉबिन हुड मेंटालिटी की वजह से ही टैक्सेशन सिस्टम दुनिया में आया था। तो हमको अगर थोड़ा समझना है अच्छे से रॉबिन हुड मेंटालिटी क्या है, ये आइडियोलॉजी क्या है, तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा पहले। एक्चुअली जब हिस्ट्री की बात करें तो मेरे जो पुअर डैड हैं जो कि प्रोफेसर है, उनके पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है अबाउट एजुकेशन, हिस्टोरिकल एजुकेशन का। लेकिन जो मेरे रिच डैड हैं वो खुद बता रहे हैं कि अगर टैक्स के रिलेटेड हिस्ट्री की बात करें तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब इतिहास है ना, हिस्ट्री में अमेरिका एंड ब्रिटेन में टैक्स का सिस्टम नहीं था, टोटली टैक्स फ्री थे ये दोनों कंट्रीज़, एंड उनके फॉलो करते हुए बाकी जितने भी कंट्रीज़ थे वो वहाँ कहीं भी टैक्स नहीं लगता था। और टैक्स बहुत ओकेशनली लगाया करती थी ये सब गवर्नमेंट, जब उनको एक स्पेशल पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे कि कभी सिविल वॉर हुआ अमेरिका में तब के टाइम पर, जब इंग्लैंड को नेपोलियन से फाइट करना था उस वक्त पर, तो गवर्नमेंट खुद डिमांड करती थी कि हमको थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप लोग पैसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दीजिए। एज सच टैक्सेस का कोई उस टाइम पर स्कीम नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। 1913 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर बॉस्टन हार्बर में टी के लिए कुछ टैक्सेस वगैरह लगाया गया था, आपको इसको मालूम होगा। और ये टैक्सेस के अगेंस्ट में इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था कि वो एक रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर। एंड 1913 के बाद लगभग 50 साल लग गए थे अमेरिकन्स को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, टैक्सेशन सिस्टम को भी हमारे कंट्री में होना चाहिए एंड इसको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आपको इससे समझ आ रहा है कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जिन्होंने दुनिया में राज किया था, वहाँ पर भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था एंड टोटली टैक्स फ्री था ये सब कंट्रीज़। और असलियत में जो टैक्सेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ इन दोनों कंट्रीज़ में, उसका रीज़न ये था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे जो कि मिडिल क्लास एंड पुअर थे, उनको थोड़ा ज़्यादा भरोसा था रॉबिन हुड आइडियोलॉजी पे, एंड उनको ये मानना था कि जो अमीर के पास जो ज़्यादा पैसे हैं उसको टैक्स के फॉर्म में लेकर गरीबों को डोनेट किया जाए, गरीबों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए, एंड इस वजह से टैक्सेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय के साथ जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका जो असली बोझ है वो मिडिल क्लास लोगों को ही चुकाना पड़ा, एंड जो अमीर रिच लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रास्ता खोजा, लूपहोल्स खोजा, एंड वो टोटली टैक्स से खुद को सेव कर ली। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके लिए ये सब सिचुएशन को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट था एंड उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो पुअर डैड थे वो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट, जो रिच डैड थे वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले थे, एंड इनके जो पुअर डैड थे वो सोशलिस्ट माइंडसेट वाले थे। एंड बाहर जाके रिच डैड से अलग माइंडसेट सीखना, घर में आके अपने पुअर डैड से अलग माइंडसेट सीखना, तो इसमें इनको ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई चूज़ किसको किया जाए एंड कैसे इन दोनों के कन्फ्लिक्टिंग थाट्स में कौन सा को एक्सेप्ट किया जाए। तो बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि जो इनके रिच डैड है वो इनको बताते हैं कि आपके जो पापा हैं जो कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं एंड मैं जो कैपिटलिस्ट हूँ, हम दोनों का सक्सेस का जो पैरामीटर वो टोटली डिफरेंट है। वो बताते हैं जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है वहाँ पर सक्सेस का पैरामीटर कुछ ऐसे होता है कि वहाँ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पर लोगों का वेलफेयर, इंडिविजुअल के सक्सेस को गवर्नमेंट का सक्सेस माना जाता है, जबकि कैपिटलिस्ट माइंडसेट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि
जितना ज़्यादा पैसा लोगों पे खर्च किया जाए उतना ज़्यादा बड़ा सक्सेस होता है। जबकि कैपिटलिस्ट माइंडसेट में क्या होता है कि जितना कम पैसा खर्चे, कम लोगों को हायर करके ज़्यादा प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम दिला पा रहे हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट। तो ये इसी सब को तरीके की यूज़ करके जो रिच लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लूपहोल्स ढूंढा एंड उन्होंने कॉरपोरेशंस का फ़ायदा उठाया टैक्स को बचाने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि जब हम कॉरपोरेशंस बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें हम कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। कॉरपोरेशन का मतलब एक छोटा सा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है बाय यूजिंग सम लीगल पेपर्स। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका यूज़ करके बहुत सारे लोग रिच माइंडसेट का इस्तेमाल करके टैक्सेस को बचाते हैं। यहाँ एक चार्ट देखिए जिससे आपको देखकर समझ आएगा, जिसमें एक पर्सनल एक्सपेंस एंड एसेट्स हैं। एसेट्स के थ्रू इनकम आ रहे हैं एंड उसको कॉर्पोरेट इनकम शो किया जा रहा है, वहाँ से कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है एंड जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस सबको कॉर्पोरेट का एक्सपेंस बताया जा रहा है। इस प्रकार से एक साइकिल का यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेशन का टेक्निक यूज़ करके। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टाइम टू टाइम पर रॉबिनहुड माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी की वजह से रिच लोगों से पैसे निकाल कर गरीबों को हेल्प करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जाते थे, कुछ ना कुछ टेक्निक लाए जाते थे। लेकिन क्योंकि जो रिच लोग होते हैं दे माइंड देयर ओन बिजनेस, उनको सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान होता है, खुद के प्रॉफिट पे उनका ध्यान होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढ के कुछ ना कुछ तरीके निकाल कर टैक्स नहीं पे करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जबकि जो मिडिल क्लास होते हैं, पुअर होते हैं, वो दे डोंट माइंड देयर ओन बिजनेस, है ना, वो खुद का बिजनेस ओन नहीं करते एंड खुद के बारे में नहीं सोचते, खुद का एसेट डेवलपमेंट ध्यान नहीं होता, इसलिए वो लोग एट लास्ट सफ़र करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आज के टाइम पर जो ये सिस्टम रिच लोगों से पैसे लेने के लिए बनाया गया था, वो बात ऐसी है कि जो मिडिल क्लास होते हैं, हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो मोर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इसके सफ़रर हैं और वो लोग ही सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। पुअर तो उतना नहीं पे कर पाते, उनके पास पैसे नहीं हैं। रिच तो कुछ ना कुछ टेक्निक लूपहोल यूज़ करते हैं एंड जो एक्चुअल सफ़रर है वो है मिडिल क्लास हाई इनकम ग्रुप वाले लोग। रॉबर्ट कियोसाकी फिर से अपने पुअर डैड की बात बता रहे हैं, क्योंकि पुअर डैड हमेशा उनको अच्छे से पढ़ाई करके वेल सेटल्ड सिक्योर जॉब करने के लिए बोलते थे एंड उसमें धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर एक अच्छे रैंक तक जाने की बातें किया करते थे। जबकि जो इनके रिच डैड थे वो बोलते थे कि क्यों सीढ़ियाँ चढ़ना जब आप खुद सीढ़ी ओन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने डिफरेंट मेंटालिटी इनको प्रोवाइड करी थी। रॉबर्ट कियोसाकी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं अपने कैपिटलिस्ट माइंडसेट के एंड कॉर्पोरेशन का, किस प्रकार से यूज़ करके वो टैक्सेस सेव करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो भी कैपिटल गेंस होता है रियल एस्टेट वगैरह के सेल करने से, फिर जो पैसे आ रहे हैं वो टैक्सेबल होते हैं। बट अगर वो जो भी पैसे आए हैं उससे ज़्यादा प्राइस का अगर वो दोबारा रियल एस्टेट खरीदते हैं तो इस प्रकार से वो जो कैपिटल गेन हुआ है टोटली वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो अपना लेवल अप करते जा रहे हैं एसेट्स को एंड ये एक तरीका है कॉर्पोरेशन का यूज़ करके अपना एसेट्स ग्रो करने का। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं अगर हमको फाइनेंशियल आईक्यू अपना बढ़ाना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसमें वाइड फील्ड होती है, इसमें भी उन सब नॉलेज, उन सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट चीज़ जो बता रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, उनका ये कहना है इसके अंदर फर्स्ट थिंग इज़ अकाउंटिंग। अगर हमको फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गेन करना है, तो हमारे पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। इन द सेंस हमको नंबर्स पढ़ने आने चाहिए, इकोनॉमिक नंबर्स पढ़ने आना चाहिए। किसी को देख के हमको समझ आना चाहिए कि किस प्रकार से उसका कैश फ्लोज हो रहे हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखकर, इकोनॉमिक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट देखकर हमको पढ़ना आना चाहिए। एटलीस्ट अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेल्थ ग्रो होता जाएगा, आपका पैसे ग्रो होते जाएंगे, ये जो नंबर्स में एक्यूरेसी है वो आपको ज़्यादा चाहिए होगी। इसलिए अकाउंटिंग आना मस्ट है अच्छे फाइनेंशियल आईक्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ गुड फाइनेंशियल आईक्यू इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है मनी मेक्स मनी, है ना। आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसका इस्तेमाल करके, उसको इन्वेस्ट करके उससे और पैसे जनरेट करते हैं। इसलिए फॉर हैविंग गुड फाइनेंशियल लिटरेसी, गुड फाइनेंशियल आईक्यू, आपको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है कहीं पर तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट इन द सेंस सप्लाई एंड डिमांड को समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की सप्लाई है करना है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा एंड अपने बिजनेस को स्केल अप करना पड़ेगा। फोर्थ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फॉर बेटर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बेटर फाइनेंशियल आईक्यू इज़ द लॉ। आपको लॉ सूस को यूज़ करना पड़ेगा, आपको लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस प्रकार से लॉज हैं, रूल्स हैं, उन सब का इस्तेमाल करके टैक्सेस सेव कर सकते हैं, किस प्रकार से एक अच्छा एसेट्स ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा फाइनेंशियल आप डिसीजंस ले पाएंगे। इन समरी लास्ट में फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ये एक फाइनल स्टेप बता रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हु वर्क फॉर कॉर्पोरेशंस, उनका पैटर्न कुछ ये होता है कि दे अर्न, पे टैक्सेस एंड देन स्पेंड। वहीं जो लोग कॉर्पोरेशंस ओन करते हैं उनका
कैश फ्लो का साइकिल ये होता है, दे अर्न, स्पेंड एंड देन पे टैक्सेस। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी यही बताना चाहते थे कि जो रिच होते हैं उनका जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है जिससे कि वो पैसे ज़्यादा बना पाते हैं, वो होता है हाउ टू यूटिलाइज टैक्सेस, हाउ टू नॉट पे टैक्सेस। किस प्रकार से वो टैक्स पे नहीं करते हैं, कॉरपोरेशंस का यूज़ करते हैं एंड उससे अपने टैक्सेस सेव करके एसेट्स बिल्ड करते हैं। कॉरपोरेशंस का मतलब ये नहीं होता कि हम एक बड़ी कंपनी खोल लें, बड़ा सा अपार्टमेंट खोलें, लोगों को हायर करें। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसमें हमको कुछ लॉज को यूज़ करना है, रूल्स को यूज़ करके खुद के बेनिफिट के लिए ओन करना, यूज़ करना है एंड माइंड योर ओन बिजनेस को फॉलो करना है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो को कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।